वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है और यह सिद्धांत सटन एवं बॉवेरी नामक दो वैज्ञानिकों ने 1902 में प्रपोज किया था, जिसके ज़रिए यह व्याख्या हो पाई थी कि जो मेंडल के कारक होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या समानता है, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या उनका आनुवांशिकी में रोल होता है, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम ये पढ़ेंगे कि जो मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनर्खोज किस प्रकार हुई। क्योंकि जो मेंडल का वर्क था, मैंने बताया था, काफ़ी सालों तक वह छुपा रहा, लोगों के नज़र में नहीं आया, वैज्ञानिकों के नज़र में नहीं आया। उसके कारण थे कुछ। तो सबसे पहला कारण जो था, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। क्योंकि उस समय संचार के इतने ज़्यादा माध्यम नहीं थे कि सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। इस कारण भी मेंडल के नियमों का दूसरा कारण यह था कि जो मेंडल के फैक्टर वाला सिद्धांत था वो भी वैज्ञानिकों को रास नहीं आया। क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम जीन्स के नाम से अब जानते हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिट होते हैं और वो ब्लेंड नहीं होते, अर्थात वे अपने शुद्ध रूप में बने रहते हैं कारक। यह बात भी वैज्ञानिकों को रास नहीं आई थी। इसका कारण वैज्ञानिकों ने यह दिया था कि वेरिएशंस जो होती हैं नेचर में लगातार होती रहती हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वह कारक जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जा रहा हो वो एकदम शुद्ध बना रहे। तो लगातार वेरिएशंस के चलते नेचर में वैज्ञानिकों ने उनके इस सिद्धांत को भी मानने से इनकार कर दिया था कि जो फैक्टर वाला उनका जो थ्योरी था वो वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आई। इस कारण भी जो मेंडल का वर्क था वो काफ़ी सालों तक छुपा रहा, हिडन रहा, जिस कारण से उसकी पुनर्खोज की जा सकी, जिसके कारण सभी लोग फिर जान पाए। तीसरा जो कारण था कि जो मेंडल की अप्रोच थी, अर्थात मेंडल जो अपने लॉज एक्सप्लेन करते थे वो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो गणित की सहायता लेते थे। गणित के फार्मूलों के जरिए, गणित की गणना के जरिए अपने रिजल्ट निकालने में विश्वास रखते थे। यह बात भी उस समय जो उनके समकालीन वैज्ञानिक थे उनको यह रास नहीं आई, जिस कारण भी उनका वर्क हिडन रहा और कई बार उन्हें निराशा का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को लेकर जो बनाई गई उनकी थ्योरी थी उसको वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे। तो इस कारण भी उनका सिद्धांत काफ़ी सालों तक छुपा रहा। फिर आखिरकार सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने अपने देश में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? कॉरेंस थे, ह्यूगो डिवरीज थे और वॉन सेरमैक थे। इन्होंने अपने अपने देशों में जो मेंडल के नियम थे वो उनकी पुनर्खोज की। उन्होंने वही सारी सिद्धांत, वही बातें बताई जो मेंडल ने बताई थी। लेकिन अब इनकी बातों का विश्वास इसलिए किया जाने लगा क्योंकि उस समय एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी आ गई, टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसको सभी वैज्ञानिक फिर आसानी से देख सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन एवं बॉवेरी द्वारा प्रपोज की गई सन 1902 में, उसके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सन 1900 के लगभग जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ गया, काफ़ी अच्छे माइक्रोस्कोप आने लग गए, तब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई जो मेंडल के समय नहीं हो पाई थी। तभी उसी आधार पर सटन एवं बॉवेरी ने यह प्रपोज किया कि जो क्रोमोसोम का व्यवहार होता है वह जीन्स के व्यवहार के बिल्कुल समांतर होता है, अर्थात ये बिल्कुल एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। यह इनका पहला पॉइंट था। साथ ही इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स और जीन्स हमेशा जोड़ों में होते हैं, ये कभी सिंगली अकर नहीं करते, ये हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं और पेयर्स में ही अगली पीढ़ी में ये ट्रांसफर होते हैं। अगला पॉइंट जो उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एवं बॉवेरी ने बताया था कि एक जीन पेयर के जो 2 एलील्स होते हैं वह समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर ही होते हैं। मतलब उनकी जो, मैंने बताया था, प्रत्येक जीन का एक लोकस होता है, उसी लोकस पे वो पाया जाता है क्रोमोसोम पर। तो समजात गुणसूत्रों के समजात लोकस पर ही एक जीन के जो दोनों एलील्स हैं वो साथ पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जीन के जो 2 एलील्स हैं वे अलग अलग स्थानों पर पाए जाएं, वे अलग स्थानों पर नहीं पाए जाएंगे, वे एक ही स्थान पर पाए जाएंगे। ये भी इन्हें जब स्टडी जब ये कर रहे थे क्रोमोसोम बिहेवियर की, तब उन्हें ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी उस समय काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हुआ था, जिस कारण से सटन एवं बॉवेरी ने अपने ये सिद्धांत प्रस्तुत किए और क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर थी उन्हें क्लियरली विजुअल थी, जिस कारण ये उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और भी इसके सिद्धांत के हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि यह सिद्धांत और क्या क्या बताता है। तो
तो इसमें जो अगला सिद्धांत सटर और बावरी ने ये दिया था कि जो पेयरिंग और पृथक्करण अर्थात जुड़ना और अलग होना जो क्रोमोसोम पेयर का होता है, इसी के कारण जो फैक्टर होते हैं वो भी पृथक्कृत होते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। मीन्स अगर क्रोमोसोम्स पेयरिंग और सेग्रीगेशन करते हैं उसका ही फायदा फैक्टर्स को मिलता है और वो सारे फैक्टर भी सेग्रीगेट हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में लगातार ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी आधार पर जब उन्हें क्रोमोसोम का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने क्रोमोसोमीय ज्ञान को प्लस मेंडल के सिद्धांतों को मिलाकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की, जो आज की डेट में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाती है। इसके साथ ही सटन एवं बावेरी ने यह भी बताया था कि जो स्पर्म और एग होते हैं इनमें हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि जब निषेचन क्रिया होती है तो ये हैप्लॉयड मिलकर डिप्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि निषेचन क्रिया में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है जिसके जरिए जो नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या किसी बॉडी में होती है जीव के वो रीस्टोर कर ली जाती है। इस कारण गैमीट्स में इनकी संख्या हमेशा हाफ होती है जिसे हम हैप्लॉयड कहते हैं और स्मॉल एंड से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से सटन एवं बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की। इसमें उन्होंने ये भी बताया, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि G1 G2 ये सारी अब स्टेज आती हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में आप देख रहे हैं एनाफेज में किस प्रकार से क्रोमोसोम बाइवेलेंट रूप में आ जाते हैं, और मियोसिस सेकंड में जब एक बार इनका दोबारा डिवीजन होता है तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं आप देख रहे हैं ये टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, 4 फेज में आ गए, जिसको आपको जर्म सेल्स के रूप में मीन्स गैमीट्स के रूप में ये दिखाई पड़ते हैं। और यही फिर शुक्राणु अंडाणु में जाकर और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिर ये जीन्स के जरिए अगली पीढ़ी में एक्सप्रेस होते हैं। इस प्रकार ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही बताती है कि क्रोमोसोम्स और जो जीन्स होते हैं बिल्कुल पैरेलल कार्य करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में ये सटन एवं बावेरी ने बताया था। तो आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जाना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। थैंक यू।